राणा उदा। राणा उदा, इस उदा को उदयकरण के नाम से जानते थे। किस नाम से? उदयकरण के नाम से। यह राणा उदा है, ये महाराणा कुंभा के उत्तराधिकारी थे। मेवाड़ पर शासन करते हैं कौन? राणा उदा। कब तक, कब से करते हैं? 1468 ईस्वी से लेके 1473 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन करते हैं कौन? राणा उदा यानी उदयकरण। अब ये उदा है किसके पुत्र थे? महाराणा कुंभा के पुत्र थे, यानी कि ये कुंभा के उत्तराधिकारी थे। किसके? राणा कुंभा के। अब देखना कि दोस्तों जो राणा कुंभा है इसकी हत्या कर देता है कौन? राणा उदय ने, इसका पुत्र ही महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ के किले में। यानी कुंभलगढ़ के किले में एक किला और स्थित है कटारगढ़, और कटारगढ़ के अंदर एक मंदिर है मामदेव के मंदिर पर। अब ये मामदेव के मंदिर के पास में ही ये महाराणा कुंभा थे। ये जो एक जलाशय है, उस जलाशय में भगवान की भक्ति में विलीन था, और ये उदा जाकर कुंभा की हत्या कर दी। कब की? 1468 ईस्वी में। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या उदा कर देता है, यानी उदयकरण। इसीलिए उदा को मेवाड़ का प्रथम पितरहंता राजा कहा जाता है, यानी कि मेवाड़ का प्रथम पितरहंता राजा, पितरहंता राजा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उदयकरण को, यानी कि जिसने अपने बाप की हत्या की वो ही क्या कहलाया? पितरहंता राजा। अब प्रश्न आएगा कि मारवाड़ का प्रथम पितरहंता राजा किसे कहा जाता है? तो मालदेव को कहा जाता है। मालदेव ने अपने पिता राव घांगा की हत्या की थी। अब प्रश्न आएगा कि जो आमेर की कच्छा वंश में से भी एक शासक था राम सिंह प्रथम, जिसने अपने पिता मिर्जा राजा जयसिंह की हत्या की थी। तो राम सिंह प्रथम आमेर के कच्छा वंश के प्रथम पितरहंता राजा थे। अब प्रश्न आएगा कि भारत का प्रथम पितरहंता राजा किसे कहा जाता है? तो जो मगध पर शासन करने वाला था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, और वो खुद भी अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया था। तो भारत का प्रथम पितरहंता राजा अजातशत्रु को कहा जाता है। तो राजस्थान में राणा उदा को यानी मेवाड़ का प्रथम पितरहंता राजा कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। अब महाराणा कुंभा के ही एक अन्य पुत्र था रायमल। कौन था? रायमल। अब होता क्या है कि जो पिता जो उदा था, यानी कि पिता की हत्या करने के बाद में जो मेवाड़ का जो सरदार थे ये इनसे नाराज हो गए थे। अब यानी कि इन सरदारों को पता चलता है कि उदा ने अपने पिता की हत्या कर दी, यानी एक वीर राजा कुंभा की हत्या कर दी, जिसने अपने जीवन में इतने युद्ध लड़े लेकिन किसी भी युद्ध में हारा नहीं। सभी में क्या प्राप्त हुई? विजय ही प्राप्त होती है। किसको? महाराणा कुंभा को। उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद में जो सिसोदिया सरदार थे इसके भाई राणा रायमल को बुलाते हैं। अब ये राणा रायमल था, ये कहां पर था? ईडर पर था, यानी ईडर एक जगह थी। इस ईडर में रायमल अपने ससुराल गया हुआ था, और सिसोदिया सरदारों ने ईडर से रायमल को बुलाते हैं और ये कुंभलगढ़ के किले में चलवाते हैं। कहां पर? कुंभलगढ़ के किले में। अब ये महाराणा कुंभा के उत्तराधिकारी तो है उदा, लेकिन उदा के उत्तराधिकारी कौन है? रायमल है। जब ये उदा कुंभलगढ़ किले से अपने भाई रायमल से डरकर भाग गया था, और भागकर कहाँ चला गया? मालवा। कहाँ चला गया उदा? मालवा। और जो मालवा के शासक थे गयासुद्दीन खिलजी। कौन थे? गयासुद्दीन खिलजी। यानी इस खिलजी की शरण में चला जाता है उदा। अपने बेटों के सहित ही चला जाता है, यानी बेटों को भी अपना साथ लेकर जाता है, और ये गयासुद्दीन खिलजी की शरण में जाता है। गयासुद्दीन खिलजी को ये उदा कहता है कि आप मेरी सहायता करो, लेकिन गयासुद्दीन इसकी सहायता नहीं करता है। कहता है कि आपने तो अपने बाप को ही टपका दिया, यानी बाप को ही मार दिया, तो या आप मेरे ही कैसे हो सकते हैं? आप तो अपने बाप के ही नहीं रहे। तो ये इसके दो पुत्र और थे उदा के, सहसमल और सूरजमल। यानी कि इन दोनों पुत्रों सहित उदा गयासुद्दीन खिलजी की पास में जाकर शरण ले लेता है। अब बाद में ये उदा इस गयासुद्दीन खिलजी को
एक षड्यंत्र के माध्यम से इन्हें अपनी ओर मिलाता है। यानी षड्यंत्र कैसा रचा, इसकी एक बेटी थी और बेटी का विवाह किसके साथ में कर दिया, गयासुद्दीन खिलजी के साथ में। अब ये गयासुद्दीन खिलजी के साथ में बेटी का विवाह कर देते हैं। इसके बाद में गयासुद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए आते हैं। लेकिन जब ये आक्रमण की रणनीति बना रहे थे उसी टाइम पर उदा पर क्या पड़ गई, बिजली। क्या गिरी, बिजली। और ये बिजली कहाँ पर गिरती है, मालवा पर। यानी कि उदा मालवा में ही उपस्थित था और मालवा में उदा पर बिजली गिरने से ये मृत्यु हो गई इसकी, उदा की 1473 ईस्वी में। कब होगी, 1473 ईस्वी में बिजली गिरती है और उदा टपक जाता है यानी मर जाता है। अब प्रश्न आएगा कि उदा की जो छतरी है वो कहाँ स्थित है, तो मालवा में ही इसकी छतरी स्थित है। अब रायमल का राज्याभिषेक करते हैं सिसोदिया सरदार, कब करते हैं, 1473 ईस्वी में। यानी कि 1473 ईस्वी में रायमल का राज्याभिषेक कर देते हैं और ये कब तक शासन करता है, 1509 ईस्वी तक। अब देखना कि दोस्तों जो रायमल है, अब ये रायमल ने पहले तो आते ही मेवाड़ में 3 जलाशयों का निर्माण करवाते हैं। कितने जलाशय, 3। कौन कौन से थे, राम, शंकर और समया संकट। यानी कि राम, शंकर और समया संकट। रायमल कौन है, रायमल। रायमल राणा उदा के उत्तराधिकारी है। रायमल उदा का भाई है और मारना कुंभा का बेटा है। कौन, रायमल। अब रायमल है 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक मेवाड़ का शासन संभालता है। अब ये रायमल किसके उत्तराधिकारी थे, उदा के। यानी उदा के उत्तराधिकारी है रायमल। इनका राज्याभिषेक 1473 ईस्वी में कुंभलगढ़ के किले में होता है। कहाँ पर होता है, कुंभलगढ़ के किले में इसका राज्याभिषेक होता है। किसका, रायमल का। अब ये रायमल है मेवाड़ में 3 जलाशयों का निर्माण करवाता है। यानी मेवाड़ रियासत में 3 जलाशयों का निर्माण करवाता है। जलाशय कौन कौन से, राम, समया संकट, राम, समया संकट और एक समय। यानी कि ये 3 जलाशयों का निर्माण करवा देता है। और फिर रायमल 3 जलाशयों का निर्माण करवाने के बाद में ही मेवाड़ रियासत में खेती करना प्रारंभ करता है। किसकी, खेती। यानी कि मेवाड़ रियासत में खेती करना शुरू कर देता है। इन जलाशयों से जो जल आएगा वो खेती में ही काम में लिया जाएगा। यानी कि इन जलाशयों से जो पानी आएगा वो कहाँ पर काम लेगा, इन खेती में। कितने जलाशय थे, 3। राम, समय, संकट और एक शंकर। यानी कि ये 3 जलाशय थे। इन तीनों जलाशयों का निर्माण करके मेवाड़ रियासत में खेती का प्रारंभ कर देता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो राजस्थान में एक किला था चित्तौड़गढ़ का किला, उसमें भी खेती करते थे। यानी जो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट करते थे। यानी लिविंग फोर्ट का अर्थ होता है जिस किले में जनता निवास करती हो वर्तमान में और वहां पर आज खेती भी करते हो, यानी उसे क्या कहते थे, खेती, लिविंग फोर्ट। अब ये खेती करना भी प्रारंभ कर देते हैं। अब इस रायमल पर आक्रमण कौन करेगा, इसके भाई के बेटे यानी उदा के 2 बेटे थे। कौन कौन से थे, सहसमल और सूरजमल। ध्यान रखना दोस्तों, एक सूरजमल भरतपुर के जाटों का भी शासक है, जिसे जाटों का अफलातून कहा जाता है, वो अलग है। ये सूरजमल अलग है। एक सहसमल ने 1425 ईस्वी में शिवपुरी कस्बा बसाया था, जिसे वर्तमान में सिरोही कहते हैं। यानी सिरोही को 1425 ईस्वी में सहसमल ने बसाया था, वो अलग है। अब ये सहसमल और सूरजमल दोनों मिलकर मालवा के शासक गयासुद्दीन के पास में शरण ली थी। गयासुद्दीन यानी अपने बाप के साथ में गए थे। अब ये गयासुद्दीन आक्रमण करता है रायमल पर। ये गयासुद्दीन सोचता है कि मन में मेवाड़ को जीत लेते हैं, पर जीतने के ये लालच में आकर ये रायमल पर आक्रमण करता है। जब ये सेना लेकर जाता है तो रायमल भी अपनी सेना लेकर एक गासा नामक स्थान है। कौन सा स्थान है, गासा नामक स्थान। इस गासा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है और जो युद्ध होता है वही कहते हैं कि गासा नामक स्थान का युद्ध या गासा का युद्ध कहते हैं उस स्थान को। अब ये गासा का युद्ध है, यह रायमल और गयासुद्दीन खिलजी की दोनों सेनाओं के मध्य लड़ा गया था।
अब जो गयासुद्दीन के साथ में सूरजमल और सहसमल थे, अब ये सूरजमल और सहसमल किसके पुत्र थे? उद्दा के पुत्र थे, यानी महारना कुंभा के पुत्र थे। कौन? ये गयासुद्दीन की तरफ से लड़ते हैं। अब इसी रायमल के टोटल 11 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 11। इन 11 रानियों से 15 टाबर थे, यानी कि 15 बेटे और बेटियां इनसे उत्पन्न होती है, जिनमें से 13 तो पुत्र थे, 13 तो पुत्र थे और 2 पुत्री थी, 2 पुत्री। अब एक पुत्री थी आंदाबाई, आंदाबाई कौन थी? आंदाबाई। अब इनके 3 पुत्र थे, जो बड़ा था पृथ्वीराज सिसोदिया था। कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया, सिसोदिया। दूसरा था जयमल, जयमल। और तीसरा था महाराणा सांगा, यानी कि महाराणा सांगा इसका तीसरा पुत्र था रायमल का। अब ये पृथ्वीराज सिसोदिया और महाराणा सांगा ये दोनों भाई थे अपने, यानी सगे भाई थे। इनकी जो माता थी वो रतन कुंवर थी। कौन थी? रतन कुंवर, यानी कि रतन कुंवर की कोख से ही उत्पन्न होते हैं कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया और महाराणा सांगा। अब ये रायमल अपने जीतो जी मेवाड़ का उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाता है। अब निश्चित तो ये कैसे कर सकता है कि टोटल 15 बच्चे थे, तो 15 में से कौन मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना, यानी कि ये खुद सोच भी नहीं सकता था कि उत्तराधिकारी किसको बनाए। अब होता क्या है कि पृथ्वीराज सिसोदिया बड़ा है, जयमल दूसरा है, सांगा तीसरा नंबर का बेटा है। अब ये इस महाराणा सांगा के एक चाचा था सारंगदेव, सारंगदेव, सारंगदेव। अब ये सारंगदेव की सहायता से एक ज्योतिषी के पास में जाते हैं ये तीनों ही। अब ये सारंगदेव इन्हें ज्योतिषी के पास में ले जाता है। तब ये ज्योतिषी इनकी जन्म कुंडली के आधार पर महाराणा सांगा का राज्याभिषेक करने के लिए वचन देता है कि जो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा वो सांगा का होगा। यानी कि जो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी वो सांगा के लिए की, यानी सांगा का शुभ संचक देखकर इस सांगा का ही उत्तराधिकारी ने घोषित करने का निर्णय लिया। अब जब ये सांगा का भविष्यवाणी सिद्ध हो गई तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने तलवार निकाली और आक्रमण डायरेक्ट सांगा पर कर दी, यानी ज्योतिषी के पास में ही कर दिया। जब यह पृथ्वीराज सिसोदिया ने सांगा पर आक्रमण किया तो महाराणा सांगा की एक आंख चली गई थी, यानी कि सांगा के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने ही महाराणा सांगा की आंख फोड़ी थी। अब ये महाराणा सांगा हिंदू पथ कहते थे इन्हें इतिहास में। इसके शरीर पर 80 घाव थे। कर्नल जेम्स टोर ने इन्हें सैनिकों का बगरावेश कहा था। क्या कहा था? सैनिकों का बगरावेश। जिसके एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, वो कौन था? महाराणा सांगा। 24 मई 1509 में इसका राज्याभिषेक किया जाता है महाराणा सांगा का। अब ये पृथ्वीराज सिसोदिया इस महाराणा सांगा की आंख फोड़ दी। अब आंख फोड़ने के बाद में चाचा सारंगदेव ने समझाया कि ज्योतिषी पे विश्वास नहीं किया जाता, कि विश्वास तो एक अलग जो चारण जाति की एक भीमली गांव है उसके पास में भी चलते हैं, वहां पर भी अपनी जन्म कुंडली आपकी दिखाते हैं। तब ये चाचा यहाँ तो इनको समझाकर जो लड़ाई, आंख तो फूट गई, लेकिन इनको यहाँ से लेकर कहाँ चला आता है? भीमली गांव। ये गांव है भीमल गांव। अब इस भीमल गांव में एक चारण जाति की पुजारिन थी। कौन थी? चारण जाति की पुजारिन, पुजारिन। अब इस पुजारिन के पास में जैसे ही ये पहुंचते हैं तो एक पुजारिन उपस्थित नहीं थी, यानी कि ये भीमल गांव में नहीं थी, ये कहीं बाहर गई हुई थी। अब ये सारंगदेव, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा इनका इंतजार करते हैं कि ये कब तक आएगी। अब ये इंतजार किए, फिर चारण जाति आई, यानी पुजारिन आई, और पुजारिन के आते ही इन तीनों की जो जन्म कुंडली के आधार पर इनकी भविष्यवाणी कर दी। वो भी किस पर कर दी? महाराणा सांगा की ही भविष्यवाणी कर दी। कहा कि अब मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी होगा वो सांगा होगा। अब इन तीनों के मध्य वहीं से युद्ध की शुरुआत हो गई, यानी उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। अब इस उत्तराधिकारी संघर्ष में सारंगदेव ने महाराणा सांगा को यहाँ से भगाया, यानी भीमली गांव की चारण जाति की जो पुजारी थी इस गांव से सांगा को निकाल देते हैं। कौन? सारंगदेव। और ये सांगा कहाँ चला जाता है?
लेमेंद्री गांव, ये गांव है लेमेंद्री, इस गांव में चला गया, यानी उदयपुर के आसपास में है ये गांव। इस लेमेंद्री गांव में ये चला जाता है और इस लेमेंद्री गांव के जो शासक थे बिदा राठौड़ थे। कौन थे? बिदा राठौड़। अब इस राठौड़ की शरण में महाना सांगा चले आए और इस सांगा ने जब ये शरण ले ली तो ये जयमल पीछे पीछे लेमेंद्री गांव चला आता है। ये भी क्या करता है कि इस बिदा पर आक्रमण करता है कि आपने शरण क्यों दी। तो ये बिदा को मारा जाता है, यानी कि जयमल के हाथों से ये बिदा राठौड़ मारा जाता है। अब ये बिदा राठौड़ की हत्या हो गई, लेमेंद्री गांव से सांगा निकलेगा। अब यानी कि ये भी महाना सांगा का जो अपना जीवन बचाने के लिए जो ये समझा था उचित, यानी कि ये गांव भी नहीं रहा। अब ये सांगा इस लेमेंद्री गांव से निकलकर कहाँ चला गया? अजमेर। कहाँ गया? अजमेर। और अजमेर में एक जगह थी श्रीनगर। कौन सी? श्रीनगर। एक श्रीनगर दोस्तों जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, वो श्रीनगर को जो अशोक ने बसाया था, यानी मौर्य शासक अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था। कौन सा? वो। अब ये अजमेर वाला श्रीनगर, इसी श्रीनगर में 5 जुलाई और 1946 को रियासती विभाग की भी स्थापना की गई थी, राजस्थान में ही, यानी श्रीनगर में। जब एकीकरण हो रहा था तब रियासती विभाग की स्थापना हुई थी इसी शहर में, श्रीनगर। अब ये सांगा लेमेंद्री गांव से कहाँ चला आया? श्रीनगर। अब इस श्रीनगर में एक डाकू था। कौन था? डाकू। और डाकू कौन था? करमचंद पंवार, यानी करमचंद पंवार। अब ये डाकू था। अब महाना सांगा डाकू की शरण में चला आता है। अब ये सांगा सोचता है कि अपने जीवन को बचाने के लिए डाकू के पास ही शरण लेना उचित समझा। जब ये डाकू के पास में शरण ले रहा था तो जैसे ये डाकू था, ये अपना जीवन दूसरों पर डाका जाल करता था। अब ये जैसे ही एक दिन करमचंद कुमार और महाना सांगा ये इनकी सेना में मिलने के बाद में ये एक डाका डालने के लिए जा रहे थे, यानी किसी जगह को लूटना था, इसका इनका मकसद था, यानी कोई खजाना था, खजाने के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। जब ये खजाना को लूटने के लिए जा रहा था करमचंद कुमार और महाना सांगा, तब एक रास्ते में एक पेड़ के नीचे होता क्या है कि ये विश्राम करते हैं, यानी दूरी लंबी थी तो बीच में रुकना भी, इन्हें आराम भी करना था। अब ये खाना बना रहे थे, उसी टाइम में महाना सांगा था जो आराम कर रहा था, यानी सो रहा था। अब तब भी इन पर एक सूर्य की किरणें इसके मुंह पर सीधी आकर पड़ती है, यानी कि सूर्य की किरणें इसके मुंह पर सीधी आकर पड़ती है महाना सांगा के ऊपर। जब ये पड़ती है तब एक नाग देवता निकलता है, यानी नागराज। ध्यान रखना दोस्तों, जो नागों के लोग देवता हैं वो गोगा जी, सांपों के देवता हैं वो तेजा जी, यानी नागों के देवता गोगा जी, सांपों के तेजा जी। अब ये नागराज निकलकर महाना सांगा के मुंह के सामने फन तान कर खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ तो एक शकुन नामक पक्षी था, वो पक्षी आदेश दे रहा था कि सोया हुआ एक महान राजा हुआ, यानी कि जो सो रहा है अभी वो एक महान राजा है। अब जो शकुन पक्षी ने जो निर्देश दिया था, अब वो उसके जो निर्देश को समझने वाला व्यक्ति नहीं था कोई, तो एक मारू नामक व्यक्ति था। कौन था? मारू। यानी इस मारू नामक व्यक्ति ने उस शकुन पक्षी की जो आवाज थी उसको समझा और ये करमचंद कुमार को समझाया, कहा कि ये सोया हुआ एक महान राजा है ये। तब ये करमचंद कुमार यहीं से इसकी बात मानकर महाना सांगा के साथ में करमचंद कुमार ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। किसके साथ में किया? महाना सांगा के साथ। अब ये करमचंद कुमार जब बेटी का विवाह करता है तब दोस्तों ध्यान रखना, ये शासक नहीं बना है, यानी कि ये इसकी शरण में ही था। ये इसकी शरण से चले जाने के बाद में ये महाना सांगा शासक बनता है। अब इसकी समस्या हल नहीं हुई है अभी तक, यानी कि महाना सांगा ने कहां पर शरण ले रखी है? श्रीनगर। किसके पास में? डाकू के पास में, करमचंद कुमार के पास में। एक बार दोबारा से सुनना दोस्तों, रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, सिसोदिया, जयमल और सांगा। यानी कि रायमल ने अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाया था। ये निश्चित नहीं कर पाया तो इन तीनों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। सारनदेव इनके चाचा हैं, यानी सांगा के, जयमल के, पृथ्वीराज के। सारनदेव क्या लगते हैं? चाचा। रायमल के क्या हैं? भाई हैं। अब ये जब नहीं कर पाया तो ये महाना सांगा को, ये सारनदेव इन तीनों को ज्योतिषी के पास में ले जाते हैं। ज्योतिषी से लेमेंद्री गांव आते हैं, यानी पहले तो ये बीबली गांव
भीमली गांव जाते हैं और भीमली गांव से लेमंत्री गांव आते हैं और लेमंत्री गांव से ये श्रीनगर चले जाते हैं। यानी कि इनका ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रश्न आएगा कि महाना सांगा ने किस किस स्थान पर जाकर अपनी शरण ली थी। तो पहले ध्यान रखना भीमली है, दूसरी जगह जाते हैं लेमेंद्री गांव यानी लेमेंद्री गांव, और तीसरी बार श्रीनगर, और ये चौथी बार इनका क्या हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है। 24 मई 1509 को महाना सांगा का राज्याभिषेक हो जाता है। यानी कि ये कहाँ कहाँ पर शरण जाता है, भीमली गांव में गया तो चारण जाति के पास में भविष्यवाणी हुई, लेमेंद्री गांव में गया तो बीदा राठौर के पास में ये शरण लेता है, बीदा राठौर से ये श्रीनगर गया और श्रीनगर में एक डाकू करमचंद कुमार के पास में शरण लेता है। और ये जब तक शासक नहीं बनता है यानी उत्तराधिकारी घोषित, इनका राज्याभिषेक नहीं होता तब तक ये इस डाकू के पास में ही था। अब इसकी समस्या हल नहीं हुई। अब जो पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में सुनिए दोस्तों थोड़ी सी बातें। अब ये पृथ्वीराज सिसोदिया है, रायमल के पुत्र है। इतिहास में इसे उडना राजकुमार के नाम से जानते हैं। इतिहास में इसे किसके नाम से, उडना राजकुमार। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये उडना राजकुमार के नाम से इतिहास में पृथ्वीराज सिसोदिया को जानते हैं। अब इसी उडना राजकुमार यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की जो 12 खंभों की छतरी बनी हुई वो कुंभलगढ़ के किले में बनी हुई है। अब इन पृथ्वीराज सिसोदिया का जो बाल्यावस्था की यानी बाल्यकाल, इनका बचपन वो कुंभलगढ़ के किले में ही ये बिताता है। अब होता क्या है कि एक इस रायमल के समय में एक टोड़ा नामक मेवाड़ रियासत में एक जागीर थी। क्या थी, जागीर। अब इस जागीर का एक शासक था सुल्तान। कौन था, सुल्तान। यानी कि इस सुल्तान की एक पुत्री थी ताराबाई। कौन थी, ताराबाई। यानी कि मेवाड़ रियासत में डोडा नामक एक जागीर है और इस टोडा के जो शासक है वो सुल्तान है और इसी सुल्तान की पुत्री कौन है, ताराबाई। अब ये ताराबाई एक अति सुंदर महिला थी यानी लड़की थी, यानी ये एक सुंदर थी। अब ये रायमल के पास में आता है, यानी कि ये जो मालवा के शासक थे गयासुद्दीन खिलजी। कौन थे, गयासुद्दीन खिलजी। ये आक्रमण करता है और आक्रमण कहाँ पर किया, टोडा पर आक्रमण करता है और टोडा के साथ में ही ये रणथंभौर पर आक्रमण करता है यानी रणथंभौर के किले में। और रणथंभौर किस जिले में है, तो सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर जिले में। अब ये रणथंभौर के साथ में ही बूंदी पर आक्रमण करते हैं। यानी कि ये गयासुद्दीन खिलजी ये 3 रियासतों पर आक्रमण करते हैं, टोडा पर, रणथंभौर पर और बूंदी पर। इन तीनों पर जब ये आक्रमण करता है तो इन तीनों को ये जीत लेता है और सुल्ताना टोडा के जागीर के शासक थे। अब ये सुल्ताना सहायता लेने के लिए किसके पास में आ गए, रायमल के पास में चले आते हैं। जब ये सुल्ताना इस रायमल के पास में आते हैं तब ये अपनी बेटी के साथ में आते हैं, यानी कि बेटी इसकी ताराबाई, ये एक सुंदर थी। जब ये पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल ने की नजर इस ताराबाई पर पड़ती है, यानी ये ताराबाई पर सुंदर थी। जयमल तो कहता है कि ताराबाई से विवाह मत करो, पृथ्वीराज सिसोदिया कहता है कि इसे विवाह मत करो, यानी इन दोनों के मध्य विवाद हो गया। किसको लेकर, इस ताराबाई को लेकर। जब ये जयमल था, कौन, जयमल, ये जयमल क्या करता है कि इस ताराबाई को छेड़ता है, यानी इस ताराबाई के ऊपर आक्रमण करता है। ताराबाई को कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लव करता हूँ, यानी कि ये सब कुछ कह दिया। फिर भी ये ताराबाई ने मना कर दिया। ताराबाई ने कहा कि जैसे बाप कहेंगे वैसे करेंगे, यानी कि कौन कहेगा, सुल्तान, यानी कि ये सुल्तान कहेगा जैसे ही होगा, यानी बाप कहेगा वैसे होगा। फिर ये जयमल सुल्तान के पास में आता है। अब ये सुल्तान के पास में चला आता है, तब ये सुल्तान एक शर्त रखता है, इन दोनों से कहता है कि जो मुझे ढोड की जागीर दिलाएगा, यानी कि जो टोडा की जागीर है ये दिलाएगा मुझे, उसे ही मैं इन ताराबाई का विवाह कर दूंगा, यानी जो मुझे दिलाएगा ये जागीर मैं उसके साथ में विवाह कर दूंगा। अब होता क्या है कि ये जयमल इस सुल्तान के कुछ मतलब गलत शब्द कह देता है। अब ये सुल्तान नाराज हो जाते हैं, नाराज होके ही इस जयमल की वहीं पर क्या कर दी, हत्या कर दी। अब जयमल की हत्या हो गई, यानी महाना सांगा की एक समस्या तो हल हो गई, यानी कि जयमल की हत्या किसने कर दी, सुल्तान ने कर दी। जब ये जयमल की हत्या होने के बाद में सुल्तान ने फोन लगाया रायमल को, कहा कि बेटा नहीं रहा अब, यानी बेटा की हत्या हो गई। तो रायमल ने कहा कि भला काम किया, यानी अच्छे काम किए। फिर ये रायमल पृथ्वीराज सिसोदिया इसका सेकंड पुत्र था,
इसके साथ में इस ताराबाई का विवाह कर देता है कौन? सुल्तान। फिर ये पृथ्वीराज सिसोदिया ही इस टोडा की जागीर इस सुल्तान को दिलाते हैं, यानी कि इस गयासुद्दीन खिलजी पर आक्रमण करता है और यह गयासुद्दीन खिलजी पुनः है मालवा चला जाता है। और मालवा जाने के बाद में टोडा की जागीर पुनः है सुल्ताना को दिलाई। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिलाई। ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया ने ही क्या कौन सी जागीर दिलाई? टोडा की। किसको? सुल्तान को। नहीं, जो टोडा के प्रारंभिक शासक थे इससे पहले सुल्ताना थे, उसके बाद में अधिकार गयासुद्दीन खिलजी का हो गया, फिर पुनः है सुल्तान का शासक हो गया। यहाँ पर यह जागीर किसने दिलाई? पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिला दी। अब ये जागीर तो दिला दी। अब इसी पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी आंदा बाई। कौन थी? आंदा बाई, यानी कि राजमल की पुत्री थी। अभी इस आंदा बाई का विवाह शिरोई के शासक जगमाल से होता है, यानी कि जो शिरोई के शासक थे जगमाल। इस जगमाल के साथ में इसका विवाह होता है। किसका विवाह होता है? आंदा बाई का विवाह जगमाल के साथ में होता है। आंदा बाई किसकी पुत्री थी? राजमल की। पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या थी? बहन थी। माना सांगा की बहन थी। जयमल की बहन थी। अब ये विवाह कर देते हैं। इसके बाद में जगमाल क्या करता है कि आंदा बाई को परेशान करता है, इसको मारा कूटी सब करता, दरबार से बाहर निकालना ये सब करता था। फिर ये आंदा बाई अपने भाई पृथ्वीराज सिसोदिया को बुलाती है। पृथ्वीराज सिसोदिया शिरोई में चलकर आते हैं। पहले तो ये जगमाल को समझाया, जगमाल ने तो समझा नहीं, लेकिन जगमाल एक चाल चल दिया, यानी कि जो बेसन के लड्डू थे। किसके लड्डू? बेसन के। इन लड्डुओं को मिलाकर इनमें जहर मिला दिया, यानी कि जहर मिला देता लड्डू में। फिर ये पृथ्वीराज सिसोदिया जैसे ही रास्ते में आएंगे, यानी कि ये कुंभलगढ़ में पुनः चलकर आएंगे, शिरोई से कुंभलगढ़ जा रहे थे रास्ते में, तब पता था कि इस जगमाल को कि ये भूख तो लगेगी, तो भूख के कारण इन लड्डुओं में ये जहर मिला देता है। अब ये जहर मिला दिया, इसके बाद में ये कुंभलगढ़ के किले में आकर ये लड्डू खाता है। कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। जैसे ये लड्डू खाए और पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई, यानी ये भी चला गया। इस पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई। जब इसी पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु जहाँ हुई कुंभलगढ़ के किले में, वहीं पर इसकी क्या बनी हुई है? छतरी। ध्यान रखना दोस्तों, इतिहास में पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। ये एक अच्छे धावक था, यानी कल्पना करने में माहिर था। और इसी पृथ्वीराज सिसोदिया की जो 12 खंभों की छतरी है वो कुंभलगढ़ के किले में बनी हुई है। अब जो कुंभलगढ़ का किला है राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो कुंभलगढ़ के किले का जो निर्माण है वो माना कुंभा ने करवाया था। 1448 ईस्वी से लेकर 1456 ईस्वी तक माना कुंभा नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाते हैं राजसमंद जिले में। अब इस कुंभलगढ़ के किले का जो निर्माण करवाया था, तो इसी किले को कुंभल, मेरू, मछिंद्रगढ़, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, नील, हेमवंत आदि नामों से कुंभलगढ़ किले को जाना जाता था। अब इसी कुंभलगढ़ किले के अंदर एक किला और था, यानी कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहते थे। यानी कि जो कटारगढ़ का किला बना हुआ था, इस कटारगढ़ के किले में माना कुंभा का निवास स्थान था। ये माना कुंभा अपना पूरा मेवाड़ का शासन इसी कटारगढ़ के किले से देख रेख करता था, यानी कि इसी किले से ये अपना केंद्र बिंदु मारकर संभालता था। जैसे ही इस कटारगढ़ के अंदर एक है बादल महल, और ये बादल महल है, ये भी 2 भागों में बटा हुआ था। एक जनाना कक्ष था और एक मर्दाना कक्ष। अब जो बादल महल 2 भागों में बटा हुआ है, जनाना कक्ष और मर्दाना कक्ष। अब मर्दाना कक्ष था वो उस टाइम में ब्यूटी पार्लर के लिए फेमस था, और जो जनाना कक्ष था इसी में स्थित है जूनी कचहरी। कौन क्या स्थित है? जूनी कचहरी। इस जूनी कचहरी में 9 मई 1540 ईस्वी को महाना प्रताप का जन्म होता है। किसका होता है? महाना प्रताप का। यानी कि महाना प्रताप का जो जन्म हुआ 9 मई 1540 ईस्वी को जूनी कचहरी, और जूनी कचहरी से जनाना महल से बादल महल, और बादल महल से कटारगढ़, और कटारगढ़ से कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ से राजसमंद जिला। यानी इस प्रकार से महाना प्रताप का जन्म होता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो बादल है
एक कुंभलगढ़ के किले में भी बना हुआ यानी बादल महल, एक बादल महल रणथंभौर के किले में बना हुआ, एक बादल महल जैसलमेर के किले में, एक बादल महल डूंगरपुर जिले में भी स्थित है। अब प्रश्न आएगा कि घोरा बादल महल के जिले में, तो घोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ के जिले में है। अब प्रश्न आएगा कि बादली रचना किसकी है, तो हेमचंद्र की है यानी कि चंद्र बिरकाली की, चंद्र बिरकाली की बादली रचना है। गोरा बादल एक अन्य रचना है, ये हेमरतन की है यानी कि गोरा बादल जो रचना है ये हेमरतन की है, और बादली जो रचना है ये किसकी है, चंद्र बिरकाली की है, यानी बादली रचना चंद्र बिरकाली की है। अब आएगा कि प्रश्न की एक राजस्थान की जो संस्कृति में जो चलता है एक टॉपिक हस्तकला, उसमें आता है कि जो बादला है, बादला जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है, जिसको कहते हैं कि जो जिंक से निर्मित पानी की बोतलें होती है उन्हें बादला कहते हैं, यानी कि जिंक से निर्मित पानी की बोतलों को बादला कहते हैं। और बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, कहाँ का, जोधपुर को। अब पृथ्वीराज सिसोदिया का भी इतिहास समाप्त हो गया, जगमाल भी मारा गया, ये जयमल भी मारा गया। ध्यान रखना दोस्तों, जयमल की हत्या किसने की थी, देखा था, लेकिन एक चलता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जयमल की हत्या बताता है कि जो सोलंकी शासकों के विरुद्ध ये मरता हुआ मारा जाता है जयमल, यानी कि वो बात कौन कहता है, गोपीनाथ शर्मा कहता है। अब इनके उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, तीनों की वजह समाप्त हो गया। अब इसी उत्तराधिकारी के पास ये समाप्त होने के बाद में इसका जो महाराणा सांगा का राज्य अभिषेक होता है 24 मई 1509 को ईस्वी में।